Good morning, students. Our today's topic is Group 18 elements. Group 18 elements, as we know, इन्हें हम इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं. कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन एंड ऑर्गेनेसोन. इसमें से जो लास्ट के सारे एलिमेंट्स हैं, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, सारे ही एक्सेप्ट हीलियम, सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है. लेकिन जो हीलियम है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2. लेकिन फिर भी वो केमिकली इनर्ट है और स्टेबल है. तो जो हीलियम है उसको ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन भी कहा जाता है. एक रिएक्शन हमें दिख रही है, रेडियम से रेडोन बनाने की रिएक्शन है. रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम से हीलियम गैस, जिसका फॉर्मूला है 2He4, 2 एटॉमिक नंबर है एंड 4 एटॉमिक मास है. तो रेडियम का एटॉमिक मास में से जब 2 डिक्रीज हो जाएगा तो रेडोन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 86. और इसी तरह से जो एटॉमिक मास है उसमें से भी जो 4 का नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा तो रेडियम से क्या बन जाएगा? रेडोन. तो ये सिर्फ रेडियम से रेडोन बनने की रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे और भी रिएक्शन दी हुई है. और इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें चलती रहती है. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो भी रिलीज हो रहा है उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में डिफरेंस आके जो अगला एलिमेंट है वो बन जाता है. अगर हम इनके पीरियोडिक फ्रेंड्स की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 जहाँ पे n नंबर ऑफ पीरियड या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो नोबल गैसेस है हमें पता है दे आर केमिकली इनर्ट, इसलिए उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू होगी वेरी हाई. एटॉमिक रेडियस हमें पता है ग्रुप में जाने पर इंक्रीज होती है. और पीरियड में अगर हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 17 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने मेंशन किया था कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेडियस है उसको हम किस फॉर्म में लेते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस की फॉर्म में लेते हैं. इसलिए पीरियोडिक टेबल में सबसे जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो कौन से माने जाते हैं? ग्रुप 17 के हेलोजेंस. तो क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट हैं, वो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, जैसे N2 है, P4 है, S8 है, ऐसे नहीं पाए जाते हैं. मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी एटॉमिक रेडियस को हम किस फॉर्म में देते हैं? वॉन डेर वाल फॉर्म में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. तो लार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ भी एनर्जी जो है हमें बाहर से देनी पड़ेगी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की एनर्जी बहुत हाई है. इसका मतलब है ये केमिकली कैसे हैं? इनर्ट है. एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट. इसका सिंपल सा आंसर है, अभी अभी हमने देखा, केमिकली इनर्ट हैं और मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं. इसलिए जो बॉइलिंग जब होती है तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो इनमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि इनकी फॉर्म कैसी है? मोनो एटॉमिक, नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है इनर्ट नेचर की वजह से. इसलिए इनके बीच का जो बॉन्डिंग है बहुत वीक होगा, मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम देख रहे हैं. ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस है केमिकली कैसी है? इनर्ट है. क्यों है? ऑक्टेट रूल होता है और एक्सेप्शन हीलियम है यहाँ पे. इसके अलावा उनकी हाई आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये 2 रीज़न हैं. कभी कभी रीजनिंग में पूछ लेते हैं व्हाई दे आर टर्म्ड एज इनर्ट गैसेज या केमिकली इनर्ट क्यों हैं, तो उसके 2 रीजंस यहाँ पे हमें क्लियर है.
लेकिन इसके बाद भी जो जिनोन है उसके कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो जिनोन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की। साइंटिस्ट का नाम है नील बार्लेट। नील बार्लेट ने सबसे पहले एक कंपाउंड को स्टडी किया। हियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने सबसे पहले जो जिनोन है उसके कंपाउंड्स बनाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। ये जो कंपाउंड है एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब उन्होंने ये कंपाउंड बनाया तो उन्होंने देखा कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है उतनी ही लगभग एंथैल्पी होती है किसकी, जिनोन की। तो यहाँ से उन्होंने गेस किया कि अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होके ये कंपाउंड बन सकता है तो जिनोन से भी बनना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए उन्होंने जैसे ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है वैसे ही जिनोन का एक कंपाउंड बनाया, जिनोन प्लस प्लेटिनम F6 माइनस बाय मिक्सिंग ऑफ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एंड जिनोन गैस। तो इस तरह से सबसे पहले जो जिनोन है उसके कंपाउंड्स की खोज हुई और इसके बाद फिर जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 तरह के कंपाउंड HCF2, HCF4 एंड HCF6। तो बनाने की रिएक्शन एकदम ही सिंपल है, जैसे कि इंटर एलोजन कंपाउंड्स में थी। जो भी कंपाउंड बनाने हैं दोनों एलिमेंट्स लिखकर हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर है वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनोन टेट्राफ्लोराइड है उसकी रिएक्शन अगर डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड से करवाएं तो भी जिनोन हेक्साफ्लोराइड बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे जिनोन डाईफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखी हुई है और एग्ज़ाम्स में जो इनर्ट गैसेस है उसमें से 2-3 तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बनते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस। बनाने की रिएक्शंस को कम ही पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। जो हाइड्रोलाइसिस है उसमें क्या है कि वाटर का जो अमाउंट है अलग अलग लेने पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसी तरह की रिएक्शंस को एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे जिनोन डाईफ्लोराइड की रिएक्शन जब 2 वाटर मॉलिक्यूल से हो रही है तो बन रहा है जिनोन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे किसी भी जिनोन के कंपाउंड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो HF और ऑक्सीजन एक कॉमन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बाकी थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो दूसरे प्रोडक्ट्स में होगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे हम देखें HCF4 का जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो जिनोन साथ में जिनोन ट्राईऑक्साइड हाइड्रोफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन आर कॉमन। इसके अलावा जो HCF6 है उसका 3 तरह का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे है और इसी को ज़्यादा पूछा जाता है। 3 केसेस हमें दिख रहे हैं लास्ट में। जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस जब 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो बन रहा है जिनोन ट्राईऑक्साइड प्लस HF। जब 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो HCOF4 प्लस HF बन रहा है और जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो जिनोन O2F2 HF बन रहा है। तो इस तरह से जब वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट अलग अलग है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शंस है इनको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की भी रिएक्शन जिनोन की दी हुई है जिनको भी ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है HCF2PF5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है तो एक फ्लोरीन जब जिनोन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो लेने वाला जो PF5 है वो PF6 से माइनस बन जाएगा। और इसी तरह से बाद में भी रिएक्शंस लिखी हुई है
जिसमें कुछ भी नहीं है, जो जिनोन के साथ फ्लोरीन है उसमें से एक फ्लोरीन को बस ट्रांसफ़र करना है, और जिनोन में से क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है तो जिनोन वाले कंपाउंड पे प्लस आ जाएगा, और सामने वाला कंपाउंड जो फ्लोरीन को लेगा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हमने देखी, और इसी के साथ लास्ट में कुछ शेप्स दिख रहे हैं, और VACPR से रिलेटेड है, जैसे कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालना हमें पता होना चाहिए VACPR के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको एग्जाम्स में एक या दो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन या शेप ज़रूर पूछा जाता है। जो फर्स्ट हमें शेप दिख रहा है लीनियर शेप, लीनियर है जिनोन डाइफ्लोराइड का XeF2 लीनियर। तो हमें पता है कि जिनोन के जो लास्ट शेल है इनर्ट गैसेज है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे XeF2 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो हम आराम से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, sp3d हो जाएगा, लेकिन शेप कैसा है लीनियर, क्योंकि 3 लोन पेयर है। इसी तरह से जिनोन टेट्राफ्लोराइड की अगर बात करें, स्क्वायर प्लेनर हमें शेप दिख रहा है, लेकिन उसमें भी 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। इसी तरह से XeF6 है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। XeOF4 की अगर हम बात करें तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp3d2। और जिनोन ट्राई ऑक्साइड XeO3 की बात करेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp3। यहाँ पे ये आप लोगों को रिकॉल करवा देते हैं कि जब हम VACPR की बात करते हैं तो उसमें जो डबल बॉन्ड है उसको हम सुपर सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब भी एक ही बॉन्ड पेयर हम उसको काउंट करते हैं। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स, उनके हाइब्रिडाइजेशन शेप हमने देखा, जो किसी भी कंपाउंड का VACPR के अकॉर्डिंग हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है उसमें से जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, नोबल गैसेस हम इन्हें क्यों कहते हैं, इनर्ट गैसेस हम इन्हें क्यों कहते हैं। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे रीजनिंग इसकी क्लियर है। उसके बाद जो नील बार्लेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने कैसे सबसे पहले जिनोन का जो कंपाउंड है वो अस्तित्व में आया, तो उसका क्लेरिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। O2 प्लस PtF6 माइनस से उन्होंने देखा कि जितनी एनर्जी O2 प्लस के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वही जिनोन के लिए चाहिए, तो वहाँ से जिनोन का सबसे पहला कंपाउंड बना। और एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड बनता है, क्योंकि जो जिनोन हेक्साफ्लोराइड हम देख रहे हैं उसमें अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अलग अलग तरह के बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। और लास्ट में जितने भी कंपाउंड्स बन सकते हैं जिनोन के, उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तो ग्रुप 18 में से 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, रीजनिंग वाला, शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन।